नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आरिफ अजाकिया साहब। मुझे नहीं लगता है कि आरिफ अजाकिया साहब का भारत के किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर परिचय कराने की जरूरत है जहां भारत का राष्ट्रवाद जिया जाता है और प्रारब्ध भारत का राष्ट्रवाद ही जीता है। आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं आरिफ अजाकिया जी का। आरिफ साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, आपके प्रोग्राम में आके बिल्कुल अपने घर जैसी फीलिंग होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। और ये है कि आपसे तो हमने काफ़ी लंबे लंबे सफ़र आपके साथ किए हैं। आपका हमारा दिल और दिमाग दोनों मिलता है। क्या बात है। और दर्शकों, प्रारब्ध के आपके प्रारब्ध के मंच की ये विशेषता है कि यहाँ दिल और दिमाग एक साथ मिलते हैं। दिमाग की जब बात आती है तो दिमाग का मतलब आप अपनी असली जमीन पर खड़े रहें और वहां से कोई बात कहें। अरे साहब, गार्डियन की एक रिपोर्ट है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि गार्डियन ने ये रिपोर्ट क्यों छापी। और एक पंच लाइन आपको देता हूं, जब भारत में नरेंद्र मोदी अकेले भारतीय जनता पार्टी को 370 सीटें दिलाने की बात कर रहे हैं और एनडीए जो उनका गठबंधन है उसको 400 प्लस सीटें दिलाने की बात कर रहे हैं, उसी ठीक बीच में गार्डियन ये छापता है कि साहब पाकिस्तान में 27-28 भारत के दुश्मन पार हो गए, यानी निपट गए। आप ये बताएं, ये गार्डियन कैसे शामिल हो गया भारत के कैंपेन में और नरेंद्र मोदी के कैंपेन में सर? अवनीश भाई, मैंने जब ये रिपोर्ट पढ़ी तो मैं सबसे पहले देखने में लग गया कि ये लिखी किसने है, कौन है बीजेपी का कार्यकर्ता जिसने ये लिखी है। होता ये था कि हमारे लेफ्ट के लुटियंस जो हैं, हमारे जो लेफ्ट के सो कॉल लिबरल और एंटी राष्ट्रवाद और एंटी भारत एंटी हिंदू जो एलिमेंट था, वो हमेशा गार्डियन को बढ़ा चढ़ा के पेश करता था, गार्डियन की रिपोर्ट्स को। और अब वो कह रहे हैं गार्डियन भी गोदी मीडिया हो गया है। तो अब ये बेचारे कहाँ जाएंगे? देखें, रिपोर्ट तो आई सो आई। इसके बाद ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीजेपी फौरन इसको डिनाई करेगी, भारत सरकार हंगामा मचाएगी, ये वो। लेकिन हुआ ये कि राजनाथ जी ने कहा कि भाई साहब ऐसा करोगे तो घर में घुस के मारेंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, कल या आज सुबह मोदी जी ने भी कहा कि आज का भारत मुख्तलिफ है, आज का भारत दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारता है। इन्हें वे बीजेपी की जो लीडरशिप है, मोदी जी से लेके राजनाथ जी से लेके सारे इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब ये आप देखें, तब्दीली आज का नया भारत है। ये अमेरिका ही ऐसा काम करता था कि जो धड़ल्ले से ये दूसरे देशों में जाके मारता था अपने दुश्मनों को और उसको एक्सेप्ट भी करता था। और ये बहादुरी रशिया भी नहीं दिखा सकता, चाइना भी, लेकिन भारत ने दिखाई और भारत ने कहा कि जो करना है कर लो। मतलब आप ये देखें कि अमेरिका और कनाडा जैसे देश भारत पर आरोप लगाते थे कि हमारे देशों में आके भारत ने नजर को मारा, कानून के ऊपर सुपारी दी। तो ये है कि ये नया भारत है और भारत इज राइट। मैं समझता हूं कि इंटरनेशनल लॉ भी आपको सेल्फ डिफेंस की इजाजत देता है। और सेल्फ डिफेंस यही है, एक जमाने का भारत था कि भारत में 10 टेररिस्ट घुस के आते हैं, बंबई में तबाही मचाते हैं और उनके जो बॉसेस बैठे थे पाकिस्तान में वो मजे से कह लगाते रहे और भारत ने कुछ नहीं किया। मैं सोचता हूं कि पुलवामा के बाद जब बालाकोट करता है भारत, तो सोचे 26/11 पे अगर मोदी जी जैसा लीडर होता तो उसने पाकिस्तान का क्या हाल करना था, ये हम सबको अच्छी तरह पता है। तो ये है कि आज का नया भारत है। गार्डियन की रिपोर्ट ब्लेसिंग इन डिस्गाइस है बीजेपी के लिए। और इससे भारत के लोगों को बड़ा हौसला मिलता है कि हाँ, हम एक ऐसे लीडर को अपना प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं 10 साल से और आगे भी बनाएंगे, जो हमारी रक्षा करना जानता है, जो हमारे दुश्मनों को उनके घर में घुस के मार सकता है। और कल पुलवामा में वापस एक इन्फिल्ट्रेशन हुई और उसको टेररिस्टों को भारत की सेना ने मार दिया। भारत के इतिहास में पहली बार पॉलिटिकल एंड मिलिट्री लीडरशिप एक पेज पे।
बिल्कुल, आपने जब एक बात कही तो यहाँ मुझे थोड़ा सा खटका है। आपने एक बात कही कि पहली बार भारत की पॉलिटिकल और मिलिट्री ये एक पेज पे है। देखिए, भारत में लोकतंत्र हमेशा से जीवित रहा है, समृद्ध रहा है, एनरिच्ड रहा है, और हमारी मिलिट्री हमेशा हमारी लीडरशिप की सुनती है। ऐसा आपको क्यों लगा कि इससे पहले भारत की मिलिट्री हमारी लीडरशिप से कहीं मैच नहीं करती थी? क्योंकि देखिए, हम बात करेंगे आपसे 2014 से पहले, यानी क्या कांग्रेस और 65 साल जिनकी सत्ताएं रही, उस समय में मिलिट्री को वो फ्री हैंड नहीं मिलता था जो आप कम से कम एक थर्ड कंट्री में बैठ के देख पा रहे हैं कि 2014 के बाद कैसे ये परिवर्तन हुआ है भारत में? देखिए, मैं है ना बेसिकली ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हूँ ना, तो मैं एंटी मिलिट्री मेरे अंदर जरासीम है। मैं फौजियों को पसंद नहीं करता, लेकिन दुनिया की एक फौज है। अगेन लोग कहेंगे कि हिंदुओं का चमचा, भारत का चमचा। भारत की फौज मुझे पसंद है, इसलिए कि भारत की फौज ह्यूमन राइट्स की रेस्पेक्ट करती है। भारत की फौज अमेरिका, रशिया, चाइना की फौजों की तरह दूसरे देशों के इलाके पे कब्जे नहीं करती, वहां पे यलगार नहीं करती, वहां पे हमले नहीं करती। भारत की फौज ने कभी ये नहीं किया। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखें, भारत में डेमोक्रेसी है, और उस डेमोक्रेसी की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस होने की वजह भारत की फौज है। कि पाकिस्तान की तरह या चाइना की तरह या दूसरे देशों की तरह फौज हमेशा सबसर्वेंट रही है डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल लीडरशिप के, और उनको पसंद आए कि ना आए वो अपने सिविलियन पॉलिटिकल लीडर को ओबे करते हैं, उनके ऑर्डर्स को। अब इख्तलाफ पिछली सरकारों का कहां से नजर आता है? तो नजर यहां से आता है कि आप ये देखें कि शुरू करते हैं पहले 1947 के इमीडिएटली बाद, जब भारत में 500 से ज्यादा राज्य थे, और वो अलग अलग अपनी दुकानें चमकाने के चक्कर में थे, और वल्लभ भाई पटेल एक मिशन लेके जाते हैं, और वो उन सबको यूनियन, भारत की यूनियन उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ऐसे में पाकिस्तान को लगा कि ये तो कश्मीर भी इस तरह खा जाएंगे, तो पाकिस्तान ने कश्मीर पे हमला कर दिया। जब कश्मीर पे हमला किया तो मैं आज जो मानक वो सैम मानक जी थे, जो उनकी आज के, मतलब अब तो वो नहीं रहे, लेकिन उनके जो बात के इंटरव्यू में देखता हूं, तो वो यूनाइटेड नेशंस में जाने के खिलाफ थे। नेहरू जी जो यूएन में गए थे, वो बेसिकली एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर था। इसकी वजह यह है कि भारत एक हजारों साल पुराना देश था जो 47 में आजाद हुआ, लेकिन इंटैक्ट एक पुराना देश था। पाकिस्तान एक नया देश बना था। पाकिस्तान की आर्मी अभी फॉर्मेशन के पीरियड में थी। पाकिस्तान के पास एज सच इतने हथियार भी नहीं थे। अभी तुम गांधी जी के बर्थ की वजह से तो पाकिस्तान को पैसे वैसे दिए थे भारत ने, वरना उनके पास तो अपने लोगों को पैसे देने, सैलरी देने के लिए पैसे नहीं थे। ऐसे में बजाय इसके कि जब कश्मीर की लीगल कस्टोडियन महाराजा हरि सिंह और मुस्लिम मेजोरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला खुद चल के दिल्ली आते हैं और कहते हैं कि हमें बचाओ, तो नेहरू जी कहते हैं जब तुम एक्सेशन ट्रीटी साइन करोगे तो हम बचाएंगे। उन्होंने एक्सेशन ट्रीटी उसी कंडीशन पे साइन की थी कि आप हमें बचाएंगे, तो आपने क्यों नहीं बचाया? आपके पास एक अच्छी खासी फौज थी, इंफ्रास्ट्रक्चर था, आप सीधा जाके पाकिस्तानियों को निकालते और पूरा कश्मीर कब्जा करते। लेकिन आप चले गए यूएन, जिसको भारत की बहादुर फौज पसंद नहीं करती। इस तरह बाद में भी आप आए, 62 की जो चाइना की वार है, तो उस वक्त के एयरफोर्स के जो रिस्पॉन्सिबल्स थे, उनके इंटरव्यूज बाद में मैंने पढ़े हैं। वो भी आज के जमाने में जब बोलते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें तो नपुंसक बना दिया था पॉलिटिकल लीडरशिप ने, हमें तो लड़ने ही नहीं दिया। हमें कहा ठीक है वो इलाका कब्जा करते हैं, करने दो, वहां पे तो घास का एक दाना नहीं उगता, वहां पे कौन सा वो है, आप कब्जा कर ले, करने दें उनको। और हमें एयरफोर्स इजाजत नहीं दी गई यूज करने की। भारत की आर्मी के कई ऑफिसर्स डिस्प्लेजर शो कर रहे हैं 62 की वार के हवाले से। फिर आप 71 की वार में भी देखें, जब आपके पास बेहतरीन मौका था कि आप ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने के बाद वेस्ट पाकिस्तान को फारिग कर सकते थे। वेस्ट पाकिस्तान भी काफी
चीजें आपके कब्जे में थी, आपके पास 93,000 फौजी पाकिस्तानी थे। उस वक्त अगर इंदिरा गांधी जी बोल्ड स्टेप लेती तो आज शायद भारत बहुत ज्यादा तरक्की कर चुका होता, क्योंकि जो नासूर भारत के पड़ोस में पाकिस्तान नामी है वो खत्म हो चुका होता। हमने तो सुना है, कहीं ऑथेंटिक इसकी खबर नहीं, कि संजय गांधी जो इंदिरा गांधी जी के बेटे थे, उन्होंने तो थप्पड़ मारा था अपनी माँ को कि आप ये बेवकूफी क्यों कर रही हैं वेस्ट पाकिस्तान को छोड़ के। अब आप सोचें कि आज जो गार्डियन की रिपोर्ट है उसके मुताबिक प्रेशर कितना होगा भारत की सरकार पे। कभी अमेरिका आरोप लगा रहा है, कभी कनाडा लगा रहा है, कभी इतनी बड़ी बड़ी रिपोर्ट आ रही हैं। अगर उस वक्त भी ऐसी लीडरशिप होती 71 में, तो वो प्रेशर सस्टेन करके पाकिस्तान का हिसाब किताब बराबर कर देती। तो भारत की आर्मी कुर्बानियां देती रही है और पॉलिटिकल लीडरशिप सरेंडर करती रही है, और अपनी डेमोक्रेटिक सोच जो कि भारत की फौज की रही है कि हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को कभी डिसओबे नहीं करेंगे, चाहे वो फैसले हमें पसंद आए कि ना आए, इसकी वजह से वो ओबे करते रहे। बावजूद इसके कि उन्होंने कुर्बानियां दी और काफी विक्ट्रीज हासिल की। तो मैं समझता हूं कि आज एक पेज पे है, पहले एक पेज पे नहीं थे। हाँ, ये है कि ठीक है, भारत की फौज हमेशा डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है, सिविलियन सुपरमेसी पे बिलीव करती रही है, इसलिए वो अपनी सिविलियन लीडरशिप से कभी बगावत नहीं की, और ये भारत की मजबूती डेमोक्रेसी की वजह यही है। क्या बात है। अच्छा, एक चीज आपको बताऊं, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने खुद क्लेम किया कि हाँ भारत घुस के मारता है। भारत ने घुस के मारा है साहब, पहले भी मारा है, उड़ी में मारा है और तमाम जगह मारा है, पुलवामा होने के बाद भी मारा है, हर जगह मारा है। और आपके एक प्रिय पात्र हैं योगी आदित्यनाथ, एक रैली हो रही थी पॉलिटिकल, देखिए हमारे यहाँ चुनाव चल रहा है, 4 जून को रिजल्ट आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी स्टेज पे थे और योगी जी बोल रहे थे, और योगी जी ने बाकायदे गार्डियन की उस रिपोर्ट का हवाला दिया। अब सवाल ये उठता है कि 2019 में जब नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे और लोकसभा का चुनाव हमारे यहाँ हो रहा था, तो कहा गया साहब इन लोगों ने पुलवामा बेच दिया, इन लोगों ने उड़ी को बेच दिया। साहब इस बार तो गार्डियन परोस के दे दिया। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये आईएसआई का खुद का खेल है? देखें, आईएसआई का खुद का खेल एक हद तक कह सकते हैं। मेरी पहले ये रीडिंग थी कि एक्चुअली होता ये है कि देखें, आप आईटी की कोई कंपनी चला रहे हैं, आप 200 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, इंजीनियर्स को। अब आपको उनको काम देना है। अब अगर आप उनको काम नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे? वो दूसरी जगह जॉब ढूंढेंगे, दूसरा काम करेंगे। इसी तरह पाकिस्तान सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्रोड्यूस करता है? टेररिस्ट। अब इतने सारे टेररिस्ट बना दिए, अफगानिस्तान में इन्फिल्ट्रेशन, भारत में इन्फिल्ट्रेशन। भारत तो इनकी सबसे बड़ी मार्केट थी। खाली ये थोड़ी है कि कश्मीर में करते थे, पंजाब में करते थे, त्रिपुरा में करते थे, आसाम में करते थे। हम तो जब छोटे थे और कराची में रहते थे बचपन में, मतलब अर्ली टीन एज में, तो अखबार आता था हमारे घर पे, तो अक्सर अखबार की हेडलाइन होती थी, आसाम में हिंदू मुस्लिम फसादात, त्रिपुरा में हिंदू मुस्लिम फसादात। ये कौन कराता था? ये जियाउल हक की इंडस्ट्री थी। जुल्फकार अली भुट्टो ने जब खालिस्तान मूवमेंट शुरू करवाई थी, तो उसका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है, विकिपीडिया पे जाके देख ले। उसने कहा कि खालिस्तान की मूवमेंट बनाने को मतलब ये है कि पाकिस्तान की फौज की एक बटालियन भारत में मौजूद है। तो ये टेररिस्ट, स्लीपर सेल्स, ये सब भुट्टो ने शुरू करवाया, क्योंकि भुट्टो को पर्सनली भारत से नफरत थी। और फिर जियाउल हक ने इस इंडस्ट्री को बढ़ाया। अब आपके सवाल की तरफ कि इतने सारे टेररिस्ट आपने बना लिए, लेकिन फिर आ गया एक चौकीदार जो चाय का कप लेके बैठ गया। उसने कहा अब आके दिखाओ। उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। भारत की सेना बहुत खुश हुई कि एक बहादुर लीडर हमें पहली बार मिला है। उन्होंने भी बढ़ चढ़ के अपनी परफॉर्मेंस दिखानी शुरू की। उससे नतीजा यह निकला कि कश्मीर चैप्टर बंद हो गया, पंजाब चैप्टर बंद हो गया,
बाकी सारे चैप्टर बंद हो गए। दूसरी तरफ तालिबान, अब तालिबान पिछले 3 साल से अफगानिस्तान को टेक ओवर किया है, वो पाकिस्तान से ताल्लुक खत्म कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की फौज की बात नहीं मान रहे, वहां पे इन्फिल्ट्रेशन बंद हो गई। अब आपने जो हजारों टेररिस्ट पाले हैं वो जॉबलेस हो गए। अब एक तो आपको उनको पैसा उनके ऊपर खर्च होता है ना, जाहिर है। आप उनको, अगर एक कंपनी है आईटी की 200 इंजीनियर की है और काम बंद हो गया है, तो वो 200 इंजीनियर को या तो सैलरी घर में बैठ के देगा, नहीं दे सकता तो उनको फारिग करेगा। तो हुआ ये कि वो, और टेररिस्ट के खर्चे बहुत होते हैं, लड़की चाहिए, शराब चाहिए, सारे लवाजमात चाहिए, बेहतरीन खाना चाहिए, बेहतरीन मोबाइल चाहिए, ये सब चीजें वो पालना मुश्किल हो गया। तो एक रीडिंग ये भी है कि आईएसआई ने अपने उन टेररिस्टों को फारिग करना शुरू किया जो दूसरे ग्रुपों की तरफ चले गए। दूसरे ग्रुप कौन है? टीटीपी है, जो कि अफगान तालिबान के अंडर में पाकिस्तान के खिलाफ चीजें चलानी शुरू कर दी। रॉ है, अब चीजें आ ही गई हैं सामने, तो रॉ भी तो देखें। जब आईएसआई आपके मुल्क में आके बदमाशी करती है तो रॉ का भी तो फर्ज है ना कि बकौल प्राइम मिनिस्टर के, बकौल डिफेंस मिनिस्टर के हमारे मुल्क में आके टेररिज्म करोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे। तो फिर वो जो जॉबलेस टेररिस्ट हैं उनको आईएसआई इसलिए भी मार रही है कि दूसरे ग्रुपों की तरफ जा रहे हैं, और इसलिए भी मार रही है कि पाल नहीं सक रहे। और इस पे आखिरी पॉइंट में ऐड करूंगा कि मैं बीइंग कराची एट, और कराची में मैं जब 90s में एमक्यूएम के हवाले से मैं चीज़ों को बहुत डीपली देखता था और ग्राउंड पे मेरी काफ़ी लोगों से राब्ते होते थे, तो हमें ये पता चला था कि अर्ली 90s में कराची में जो आईएसआई का सबसे बड़ा जो टेररिस्ट विंग है वो तो जमात इस्लामी है। तो जमात इस्लामी के कई कमांडर्स है ना, वो रिक्रूटमेंट करते थे, और वो कराची की गरीब बस्तियों में जो मदरसों में बच्चे पढ़ते थे, तो एक आदमी है, गरीब है, मजदूर है, उसके 4 बच्चे हैं, उसको जाके कहते थे कि ये आपका एक 16 साल का बेटा है ना, उसको अल्लाह ने जिहाद के लिए चुन लिया है, और आप उसको हमारे हवाले कर दें, और हम आपको महीने के 10,000 रुपया देंगे इसके लिए, और ये स्टार्ट में आपको 2 लाख रुपया दे रहे हैं ताकि आप अपनी बेटियों की शादी कर लें और आपके पास जो हालात खराब है उसको बेहतर कर लें। अब वो मजदूर बैठ के सोचता था कि 4 तो है मेरे बेटे, और 10,000 90s में मतलब ये कि आज का 1,00,000 2 लाख रुपया महीना। उसने कहा यार महीने का 10,000 रुपया भी आएगा, और सबसे बड़ी बात यह कि ये शहीद हो जाएगा तो हम सबको जन्नत में लेके जाएगा। तो इस तरह रिक्रूटमेंट होती थी। अब ये जो मरने वाली बात आ जाई है ना, तो वो कमांडर्स जो लोकली रिक्रूटमेंट करते थे उनके एरियाज होते थे। जैसे आप कराची का इलाका है गुलशन, वो एक कमांडर के हाथ में है, दूसरा इलाका है महमूदाबाद, वो दूसरे के हाथ में है। अब वो गुलशन वाला कमांडर महमूदाबाद के किसी जगह से रिक्रूटमेंट कर लेता था, तो वो महमूदाबाद वाले कमांडर और गुलशन के कमांडर आपस में लड़ पड़ते थे। तो ये आपस की भी झगड़े हैं। तो कई फैक्टर्स हैं, खाली इसमें आप रॉ को नहीं कर सकते। आईएसआई भी इन्वॉल्व है, आपस के झगड़े भी हैं, ये सब चीजें हैं। सबसे बुनियादी वजह यह है कि जॉबलेस हो गए हैं क्योंकि भारत में मोदी सरकार ने इनका दाखिला बंद कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक चीज देखिए, ईद बीत गई साहब, हाफिज सईद साहब को सुना कि उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है, कोई कह रहा है कि उनको दिल का दौरा पड़ गया है, कोई ये कह रहा है कि उनको स्लो पॉइजनिंग हो गई है उनके साथ। लेकिन हाफिज सईद जो हैं, हालांकि मेरे दर्शक डांटेंगे मुझे, मैंने हाफिज सईद के आगे साहब लगा दिया, बहरहाल बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं ये व्यंग में कह रहा हूं। साहब ये बताइए कि हाफिज सईद, ईद बीत गई, कोई ईदी नहीं दिया उन्होंने, कोई ऐसा बयान नहीं आया, ईद की शुभकामनाएं नहीं दी उन्होंने। क्या समझा जाए कि 27, जो गार्डियन ने 27 अंक खोला है, नंबर्स खोले हैं, ओपन किए हैं 27, बड़ी प्रिसाइज रिपोर्ट है, और कैसे ना माना जाए 27 की रिपोर्ट। तो 28 में कौन है? अवनीश भाई, बात यह है कि 2-3 चीजें हैं। पहली तो यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो अमेरिकन एम्बेसडर है ना, डेविड ब्लूम, ये वाइसराय ऑफ अमेरिका है, और ये आते ही इसने सबसे पहले 1 हफ्ते का दौरा किया ग्वादर का,
क्योंकि उसको पता था कि चाइना के हवाले कर दिया गया है। वहां जाके चीजें सारी कंट्रोल की, और फिर गया गिलगित बल्तिस्तान। वहां पे एक हफ्ता रहा, बोला मैं टूरिज्म करने जा रहा हूँ। अबे यार, अमेरिका का एम्बेसडर है, पाकिस्तान में आके टूरिज्म करेगा भाई, ठीक है ना। वहां पे सारी चीजें देखी कि यहाँ से सीपेक शुरू हुआ है, ठीक है। इस वक्त पाकिस्तान के मामलात को आर्मी टोटली कंट्रोल कर रही है, और आर्मी इस वक्त डे टू डे अफेयर्स में अमेरिकन गाइडेंस पे चीजें चला रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को सख्ती से कहा हुआ है कि मुश्किल से तुम लोगों को हमने एफएटीएफ से निकाला है, अब ऐसी कोई चीज नहीं करना जिससे एफएटीएफ वापस तुम लोगों को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में डाले। तो आपने जो ईदी की बात की ना, तो रिस्ट्रिक्शंस हैं हाफिज सईद, मसूद अजहर वगैरह की एक्टिविटीज को बढ़ाने की या दिखाने की। तो इसलिए कोई ईदी विधि इसलिए नहीं आई कि पाकिस्तान बच बचा के चल रहा है। अब आते हैं कि इनको जहर देने की बात। तो देखिए, जब मैं भारत आया था ना 15 दिसंबर को लास्ट ईयर, तो 16 दिसंबर को खबर हुई, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने फैला दी कि दाऊद इब्राहिम को जहर दे दिया, ठीक है। और मैंने आपको उसको, याद होगा हम लोग साथ थे, या हाँ, साथ थे नहीं थे तब, कॉन्टेक्ट में, करीब संपर्क में थे। हाँ। तो मुझे लोगों ने मैसेज किया, हालांकि मैं हरिद्वार के रास्ते पे था और मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था, तो मैं तो अपने पाप धोने के लिए गंगा स्नान के लिए जा रहा था, ठीक है। लेकिन मुझे जब कहा तो मैंने रिसर्च की लोगों से, जैसे अभी आपसे इंटरव्यू से पहले एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का ही फोन आया था, आपसे आपके सामने बात हो रही थी। वो कल जो भावलपुर में आर्मी और पुलिस का जो मसला हुआ है उस पर उन्होंने उनसे बात हो रही थी, तो मेरे अपने हाँ, मैं सुन रहा कनेक्शन, था। तो कनेक्शन से बात की तो पता चला झूठी खबर है। आसिम मुनीर अमेरिका गया हुआ है, वहां पे बड़ी बड़ी डीलें हो रही हैं, तो भारत के मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये खबर उड़ाई गई है। तो जब ये हम्म। हाफिज सईद की पॉइजनिंग की खबर आई तो पहला मुझे वही याद आया। मैंने कहा यार ये, फिर मुख्तलिफ लोग जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं वो खबरें लगाते रहे कि 4 गाड़ियां अस्पताल पहुंच गई हैं और अस्पताल से कब्रिस्तान की तरफ जा रही हैं, और ऐसी ऐसी सेंसेशनल खबरें, लेकिन कहीं ऑथेंटिक कोई चीज नहीं आई, ठीक है। हाफिज सईद भारत के नंबर 1 दुश्मनों की आप जो टॉप कैटेगरी रखेंगे ना, जैसे आपके क्रिकेट के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, तो टॉप कैटेगरी में दाऊद इब्राहिम, हाफिज सईद, मसूद अजहर, इस टाइप के 5-6 लोग हैं ना, उसमें से एक है। और ये कश्मीर में जो टेररिज्म है उसका नंबर 1 आदमी रहा है। तो हाफिज सईद का मरना, वैसे भी अब इनका कश्मीर जिहाद, कोट अनकोट जिहाद है ना, वो खत्म हो चुका है। तो हाफिज सईद भी इनके लिए एक बोझ बना हुआ है। ये भी एक मुमकिन है कि इन फ्यूचर इसको फांसी पे लगा दें ताकि एफएटीएफ को और दुनिया को मैसेज देखें, देखो हमने टेररिस्टों को। तो ये सारी चीजें हैं। कल राजनाथ जी ने एक बहुत बड़ी बात बोल दी। कल राजनाथ जी ने कहा कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा टेररिज्म है और पाकिस्तानी सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि उस टेररिज्म को खत्म करे। तो हम एज ए नेबर पाकिस्तान को ऑफर करते हैं कि अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो हम आते हैं आपके पास और हम मिलकर टेररिज्म को पाकिस्तान से खत्म कर देंगे, अगर आपसे कंट्रोल में नहीं आते। समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान अपना अच्छा चेहरा दिखाने के लिए हो सकता है कि हाफिज सईद को मार भी दे। बिल्कुल ठीक बात है। और यहाँ ये साफ दिखाई देता है कि जब भारत में चुनावी मौसम चल रहा है और आपके पास नरेंद्र मोदी जैसे ऐसे व्यक्ति हैं कि आप खुद कह रहे हैं कि ये पहली बार भारत में देखने को मिल रहा है कि जबकि भारत की सेना और भारत का पॉलिटिकल नेतृत्व, ये दोनों एक साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में एक फैक्टर और है साहब, जिसका कि हमारे जो एक्स आर्मी चीफ रहे हैं बिपिन रावत साहब, स्वर्गीय हो गए, मैं उनकी आत्मा को नमन करता हूं। उन्होंने कहा था कि हमारे पास 2.5 दुश्मन है। 2.5 दुश्मन में से 0.5 वाला दुश्मन हमारे भारत में मौजूद है। गार्डियन की रिपोर्ट को आप बहुत फॉलो करते हैं, मुझे पता है कि आप बहुत सारे ऐसे नाम जो मैं नहीं गिना पाऊंगा, चाहे वो अरफा खानम शेरवानी हो, चाहे राना अयूब हो, चाहे तमाम लोग हों साहब, भरी ईद में इनके मुहर्रम अभी तक शुरू नहीं हुए। इसको कैसे देखेंगे आप? आप भी बहुत सियाने हैं भाई, नाम नहीं लूंगा और नाम ले भी लिए, वाह जी वाह। ठीक है ना। तो ये
देखें, मेरे बारे में मैं भी कहता हूं और मेरे दोस्त भी कहते हैं कि तुम पाकिस्तान बोर्न इंडियन हो। तो इसी तरह ये जो नाम गिनवाए हैं आपने और ऐसे कई और नाम, वो इंडिया बोर्न पाकिस्तानी है। और देखें, कई लोग हैं जिनके लग्जरी लाइफ होती है ना, 5 स्टार लाइफ, वो विदेशी पैसे पे चलती है। भारत में आप भी रहते हैं, ये जो 2-2 टके की जो जर्नलिस्ट हैं या जो लीडर्स हैं, इनका कैलिबर नहीं है कि वो 25,000 रुपया महीना भी कमा सकें सही तरीके से। लेकिन वो एक तो अपने रिलीजन की वजह से, कि मुसलमान होने की वजह से एक्सप्लॉइट करते हैं चीजों को, और इस तरह ये भारत में रह के इस तरह के कांड करते हैं। देखें, मैं 2004 में अल्ताफ भाई के साथ हिंदुस्तान टाइम्स की एनुअल कन्वेंशन में आया था दिल्ली। तो 3-4 दिन हो गए, हम मोरिया शेराटन में ठहरे थे। तो 3-4 दिन हो गए ना, तो मैंने अल्ताफ भाई से कहा कि भाई, खाना पसंद नहीं आया, हमने तो सुना है दिल्ली के खाने सबसे अच्छे होते हैं, तो खाना पसंद नहीं आया। तो बोले 5 स्टार होटलों के खाने अच्छे थोड़ी होते हैं, तुम जाओ चांदनी चौक, वहां पे तुम्हें खाने मिलेंगे। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं जा रहा था तो मुझे अल्ताफ भाई ने कहा कि बेटा तुम वहां जाओ ना, तो थोड़ा चक्कर लगा के देखना कि मुसलमानों की वहां पे हालत जार क्या है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं वापस आया तो मुझे कहा कि हाँ क्या देखा। मैंने कहा यार, भारत में वाकई मुसलमानों पे बहुत जुल्म हो रहा है, इतने छोटे छोटे घरों में डरबों में रह रहे हैं और बहुत बुरे हालात में रह रहे हैं। तो बोले बेटा, ये दुनिया को दिखाने के लिए मुसलमान लीडरों ने, ताकि भारत बदनाम हो, ये मुसलमान लीडरों का काम है जो ये कर रहे हैं। उनको इस हालत में रखेंगे तो इनके बच्चे अमेरिका यूरोप में पढ़ेंगे, इनकी 5 स्टार लाइफ चलेगी। ये तो हो गया 2004। आज 2 हफ्ते पहले एक कांग्रेसी मुसलमान लीडर है शाहिद सिद्दीकी, जो बहुत मुखालिफ है बीजेपी का, लेकिन उसने एक जबरदस्त ट्वीट की। उसने कहा आज का मुसलमान जो रो रहा है ना कि हमारी ये हालत है भारत में हमारा, तो उसका कसूरवार मुसलमान लीडरशिप है, आपके अपने करतूत है, आप अपने एजुकेशन की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। अब सवाल ये है कि अवैसी एक मुसलमान लीडर आंदोलन करवाता है रोज, और 500, 1000, 5000, 10,000 आदमी आंदोलन सड़कों पे करते हैं, उसमें आपको अवैसी खुद या उसकी फैमिली का कोई मेंबर मिलता है? अकबरुद्दीन अवैसी का बेटा कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस करके आता है। अकबरुद्दीन अवैसी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों को कहता है मदरसा में बच्चों को पढ़ाओ। इनके अपने कैरेक्टर्स हमें नजर नहीं आते क्या? इसी तरह आप ये अरफा खानम शेरवानी को ले लें, हवाई में वेकेशन मनाएंगी, पेरिस इनका फेवरेट सिटी है, साल में 2 बार जाती हैं। मुसलमान बच्चियों को कहती हैं कि मदरसों में पढ़ो, पर्दा करो। जब आपकी वो बंगलोर में मुस्कान लड़की स्कूटी पे आती है, वो फैशनेबल थी वैसे, लेकिन वो एक मकसद के लिए बुर्का पहन के आई थी। और तो वो राना अयूब उस वाक्य से 10 मिनट पहले एक ट्वीट करती हैं तस्वीरों के साथ कि फैमिली के साथ स्विमिंग पूल में केरला के मैं बैठी हूं, इंजॉइंग माय वेकेशन इन स्विमिंग पूल, फोटो भी भेजती है। ठीक है, 10 मिनट बाद मुस्कान का वाक्य होता है तो फौरन स्विमिंग पूल से निकल के कपड़ा लपेट के आई सपोर्ट हिजाब। व्हाट द हेल यार। तो ये लोगों बिल्कुल के कर्म ही हमें बताते हैं कि ये कौन से एजेंडे पे काम करते हैं। बिल्कुल सर। These are भारत बोर्न पाकिस्तानीज, लाइक आई एम पाकिस्तान बोर्न भारत। मुझे कई बार आप देखते हैं ट्विटर पे इधर उधर लोग फजूल के सवाल डालते हैं। एक ने सवाल डाला कि इफ यू कैन चेंज समथिंग फ्रॉम हिस्ट्री, व्हाट वुड यू डू दिस थिंग। मैं अगर चेंज कर सकूं तो मैं अपनी बर्थ प्लेस पे चेंज करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं भारत में पैदा हूं, चाहे मणिपुर में हूं, गुजरात में हूं, कहीं भी हूं, लेकिन भारत बोर्न होता ना मैं, तो मेरी जिंदगी आज सुकून होती। आज भी लोग मुझे यही ताने मारते हैं कि साला तू पाकिस्तानी है। अरे भाई,
यहाँ आपने मुझे भावुक कर दिया। और दर्शकों, आपको बताऊं, प्रारब्ध के इस मंच पर मेरा ये सौभाग्य है कि आरिफ भाई को मैंने 2 बार होस्ट किया है भारत में। और आरिफ अजाकिया के नाम के आगे जो अजाकिया शब्द है, वो गुजरात के इनके गांव का नाम है अजाक। और उनको अजाकिया कैरी किया है इन्होंने, और ये दर्द निकल के आता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मैंने बात तो एकदम सेंसेशनल शुरू किया था कि आईएसआई ने किया क्या किया, लेकिन हर बार जब भी अरे भाई आपसे बात होती है, चाहे वो रूबरू बात हो चाहे वीडियो पे बात हो, आप मुझे भावुक कर देते हैं निश्चित रूप से। और यही होता है कि भारत कैसे पूरे विश्व में जीता है। आपने हमें समय दिया इतने शॉर्ट नोटिस पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अरे भाई, मैं आपको बिल्कुल भावुक नहीं करना चाह रहा था। हमारे आपके वीडियोस के अंत ही ऐसे होते हैं, अब क्या ही कहूं। ये मुझे लगता है कि कोई पुराना नाता है जो इस तरह से जुड़ा हुआ है। अरे भाई, हाँ, मैं क्या ही कहूं। दर्शकों, आप समझ गए होंगे कि किस तरह की बातें होती हैं। और ऐसे भाव जब भारत घुस के मारता है, और ऐसे भारत के चिंतक, शुभ चिंतक जब दूर देशों में फैले होते हैं, जिनका रूट है भारत, जिनका नाभि है भारत, और जिनके नाम के आगे और पीछे है भारत, ऐसे हैं आरएफ जाकिया साहब। तो गार्डियन की रिपोर्ट को साहब अब गिफ्ट कर दीजिए हमें। और ये मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए ईदी दे दिया है गार्डियन की इस रिपोर्ट ने। अरे भाई, मैं क्षमा चाहूंगा, मैंने आपको भावुक कर दिया आपके। मैं चाहूंगा इसको आप कंक्लूड कर दें प्लीज। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल। फिर भी मेरे लिए ये मान सम्मान की बात है कि आप और दूसरे हमारे जैसे लखनऊ के दोस्त हैं, गुजरात के दोस्त हैं, पूरे भारत के दोस्त हैं, जो मुझे मान सम्मान देते हैं। मुझे जो भारत से प्यार मोहब्बत मिला है ना, यही जिंदगी में कमाया है, और कोई मेरी कमाई नहीं है। यही मेरी कमाई है, जो मुझे प्यार मान सम्मान भारत से मिला है, भारत के लोगों से मिला है। भारत की सरकार से मेरी हमेशा शिकवा रहा है कि उन्होंने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया, कभी वो नहीं किया। हालांकि मेरे हालात में आई नीड देयर सपोर्ट, लेकिन कम से कम मुझे भारत के करोड़ों लोगों की जो मोहब्बत है। मैंने अपनी 2 सगी बहनें इस सफर में खो दी, क्योंकि मैं काफिर हो गया, मैं भारतीय हो गया, मैं गद्दार हो गया, जो भी हुआ। लेकिन उसके बदले में मुझे भारत से दर्जनों सगी बहनें मिली हैं। तो ये है कि सगे रिश्ते से ज्यादा मुझे रिश्ते, मोहब्बत, मान सम्मान, प्यार जो भारत से मिला है ना, वो अनमोल है। और मैं इससे ज्यादा क्या डिमांड करूं कि एक पाकिस्तान बोर्न को इतना मान सम्मान मिले। वो आरिफ अजाकिया, जिसका परिवार अपना पुरखों का गांव रात के अंधेरे में छोड़ के चला जाता है, वो 75 साल बाद जब उस गांव में जाता है तो पूरा गांव जब उसका स्वागत करता है, ये सब मेरे लिए अनमोल है भाई। बहुत बड़ी बात है। और दर्शकों, आपको बताऊं, प्रारूप के इसी मंच पर, इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे वो तमाम वीडियोस रहेंगे जो पिछले 3-4 सालों के दौरान आरिफ भाई की भारत यात्रा में मौजूद रहे हैं। जहां हम मथुरा भी गए हैं, जहां हम वृंदावन भी गए हैं, जहां हम अयोध्या जी की यात्रा भी हमने की है, जहां आरिफ जी ने काशी विश्वनाथ की भी यात्रा की है। ये तमाम चीजें रही हैं। और अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा, सिर्फ इस टेक के साथ कि यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि भगवान राम जब अयोध्या आए थे तो उनके साथ लक्ष्मण भी थे, वो हनुमान जी भी थे। ठीक है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं 2 बार अयोध्या गया हूँ, दोनों बार आपके साथ गया हूँ। ये मुझे आपकी वजह से ये सारा मान सम्मान मिला। आपने मुझे हनुमान गढ़ी की वहां पे यात्रा कराई, मुझे अयोध्या की यात्रा कराई, हमने वहां पे प्रसाद खाए, हमने वहां पे जो बहुत खूबसूरत वक्त गुजारा है, वो अनमोल है मेरे लिए। बिल्कुल ठीक बात है। और दर्शकों, इसी के साथ अरे भाई, दोहरा देता हूं, भारत में नरेंद्र मोदी जब 2024 के लोकसभा चुनाव और अपने तीसरे टर्म में सामने खड़े हैं, और आपने जिस तरीके से कहा कि 2014 से जो सनातन की यात्रा भारत में शुरू है, जिसको 2019 में और मजबूती मिली है, और 2024 में वो मजबूती और मजबूत होते हुए दिख रही है। तो भारत में नरेंद्र मोदी अगर कह रहे हैं
कि अकेले भारतीय जनता पार्टी की सरकार 370 पार और एनडीए की 400 पार, तो वहां गार्डियन इस तरीके से गिफ्ट दे रहा है कि आपने भारत के 28-27 दुश्मनों को निपटा दिया पाकिस्तान में। इससे बड़ा कोई ईद ही नहीं हो सकता। और मुझे लगता है कि प्रारब्ध के दर्शकों के लिए ईद की ये बधाई है, ईद की ये शुभकामना है। अरे भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने व्यस्त समय से में से मेरे लिए समय निकाला, प्रारब्ध के लिए समय निकाला, और प्रारब्ध आपका है, आप ये बहुत खूबसूरती से जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं। तो दर्शकों, हमें उम्मीद है कि आरिफ भाई के साथ ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। आरिफ भाई के साथ पिछले तमाम बातचीत इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेंगे, जरूर देखिएगा। अरे भाई, बहुत बहुत नमस्कार आपको। और दर्शकों, इसी के साथ मुझे और आरिफ अजय के साथ को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय जय श्री राम।